जय हिंद। कैसे हैं सभी। सबसे पहले तो कि माफ़ी चाहेंगे, कल जो है आप लोग का कोई भी एक वीडियो नहीं आ पाया। हुआ यूँ कि कल जो है हमारा ड्यूटी जो है कल 2 टाइम लग गया था। ठीक है, फ्राइडे को सुबह मतलब शनिवार को सुबह 7 बजे ड्यूटी से आए ही, और फिर शनिवार को ही दोपहर के 12 बजे भी ड्यूटी लग गया, तो रात में 9 बजे आए। तो इस कारण से वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सब का भरपाई जो है संडे है अगले दिन, तो संडे तक जो है हम आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आपका जो कंटिन्यू जो रिदम है वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, माफ़ कर देंगे मुझे, क्योंकि ड्यूटी है तो डिफेंस सेक्टर का ड्यूटी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि कब कौन सी ड्यूटी लग जाए। ठीक है, फिर भी हम आपको लिए प्रयास करते रहेंगे। तो आइए अब ज़्यादा बातचीत नहीं, हमारा जो सीरीज चल रहा था एनसीईआरटी साइंस का, जिसमें कि हम क्या कर रहे थे, क्लास 6 कर रहे थे ना। क्लास 6 का चल रहा था। हम लोग ने प्रयास किया है कि क्लास 6 टू 10th 12th तक की पूरी साइंस और भी सब्जेक्ट जो है उसको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हमने सोचा कि आप लोग तो जीके का हिस्ट्री पॉलिटी ये सभी आप लोग पढ़ते ही रहते हैं और ज़्यादातर को याद भी रहता है, लेकिन साइंस जो है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही सवाल पूछता है, जो लोग उतना कवर नहीं कर पाते। इसलिए हमने आपके कामों को आसान करने के लिए हमने ही प्रयास किया कि एक पीडीएफ को हाईलाइट करते हुए आप लोग का काम आसान करते। ठीक है, तो आज ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 होगा साइंस का। इसके बाद जैसे जैसे आगे चलता जाएगा हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब कुछ नहीं, अब हम आते हैं, आज का हमारा चैप्टर है सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो एक एक करके समझेंगे, और हमने पहले भी बोला है कि आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना, ताकि आप अपना स्वयं नोट्स एक तैयार करते जाए। तो आइए देखते हैं सजीव के बारे में। यहाँ पर जो है पहेली और बूझो की घटनाएं हैं। पहेली और बूझो जब आगे की ओर बढ़ता है, अपनी यात्रा करता है, तो कहता है कि वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे थे, जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न था। यानी कि यहाँ से आपको एक सवाल मिला कि ओक, चीड़, देवदार ये सभी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। और गंगा नदी जो है ऋषिकेश में, मतलब ऋषिकेश उत्तराखंड के अंतर्गत, तो वहाँ पर कहता है। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की हत्या की एवं ऊंट एवं उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए, पुरी मतलब उड़ीसा का, पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ पर कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ सवाल आपके दिमाग में आ गया। जैसे ही पहले हमने देखा ओक, चीड़ और देवदार ये कहाँ पर मिल रहा था, तो हिमालय के क्षेत्र में। राजस्थान में घूमने गया तो इसको ऊँट मिला, और ऊँट के साथ साथ नागफनी के पौधा मिला। जब ये पूरी उड़ीसा के तरफ गया तो इसको क्या मिला, कैजुराइना, किसका वृक्ष मिला, कैजुराइना का वृक्ष मिला। तो ये सभी उसको देखने के लिए मिला। तो अब देखते हैं हम क्या और क्या क्या मिलता है उसको। ठीक है, सारे लोग तैयार हैं। एक चीज़ और बता दूं कि मैंने पहले भी आप लोग को पिछले वीडियो में भी बोला है कि हमारा जो चैनल है वो ब्रेकडाउन हो जाने के कारण यूट्यूब के रिदम में नहीं है, तो उसके एल्गोरिदम में लाने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो सपोर्ट किस तरह से आप करेंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज को इतना पसंद किया। तो आइए अब देखते हैं, हमने 3 जगह का वर्णन किया। उसके बाद कहता है कि इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक धीरे धीरे वो लोग आगे की ओर बढ़ता गया। कहीं पर कुछ ठंडा तो कहीं पर गर्मी, कुछ आर्द्र, ये सभी जगह पर बहुत सारे जीव जंतु भी देखने के लिए मिला। जब वो आगे बढ़ता है तो कहता है कि पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों की खोज निकाला है। यानी कि ज्वालामुखी के मुख यानी कि मुहाने में सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट है कि सजीव एवं उनका परिवेश। कह रहे पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया कि जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि मरुस्थल में ऊँट थे,
पर्वत पर ये बकरी एवं याक थे। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अन्य प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। यानी कि मरुस्थल में ऊँट पाया जाता है, पर्वत पर बकरी और याक पाया जाता है, पुरी के समुद्र तट पर केकड़ा पाया जाता है। कहता है साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। आपको भी लग रहा होगा कि अरे ये सब तो हम जानते हैं, मरुस्थल में ऊँट पाया जाता है, वो बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए आप जानते हैं क्योंकि ये बच्चा वाला ही क्लास है, यानी कि क्लास 6। लेकिन यहाँ से जब बहुत सारे चीज़ आप जैसे कहते कि एक छत बनाने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है, तो आपका ये सीढ़ी है, ठीक है, पहला पड़ाव है। जैसे मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोग कैजुराइना वृक्ष के बारे में जानते होंगे और आज अब जान गए कि ये पूरी उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये होती है एनसीईआरटी की विशेषताएं, जो आपको छोटे छोटे पॉइंट को खोज करके देता है, जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब आइए यहाँ पर ये अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहा है, हमें प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने हाईलाइट किया कि समुद्री जल में लवण घुले होते हैं। ये आपको याद रख लेना है कि समुद्र के जल में क्या होता है, लवण घुला होता है। अब आते हैं हम आवास एवं अनुकूलन में, ठीक है। हमने इसलिए पीडीएफ को आपकी पढ़ाई के लिए सहूलियत कर दिया कि हाईलाइट कर देंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, टाइम की बचत होगी। अब आइए, कहता है कि समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। ये सीधा सीधा आप याद रखेंगे कि समुद्र में जंतु और पौधे जो होते हैं लवणीय जल यानी कि खारी पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु, वायु का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, तो विलेय वायु यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। क्या कह रहा है कि मरुस्थल में जल की कमी होती है और जल कम होने के कारण मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में जो भूमि में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु है भूमि पर रहते हैं, श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ये आप देख रहे होंगे ऊँट और उनका परिवेश, ये सभी जो है कहाँ पे रहेगा, मरुस्थल में रहेगा। कहता है कि ऊँट की शारीरिक संरचना उन्हें मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे, ये ऊँट की विशेषता आप याद रखेंगे, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है कि मरुस्थल में रहने वाले जीवों के पैर कैसे होते हैं, वो क्या क्या करता है, जो एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है और ये बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ सवाल है। कह रहे हैं कि ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिनका शरीर रेत में गर्मी से दूर रहता है, उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ निकालता है वो सूखा होता है। उन्हें पसीना या स्वेद नहीं आता क्योंकि शरीर में जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। क्या कह रहा है कि ऊँट जो है, ऊँट के पैर लंबे होते हैं, शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर रहता है, मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम करता है, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ मल होता है वह भी शुष्क होता है। ऊँट में जो है पसीना नहीं बहता है क्योंकि उसमें जल की कमी बहुत कम होता है और वे जल के बिना भी कई दिनों तक रह सकता है। एक मिनट रुकेंगे, ज़रा ब्राइटनेस कम कर दे फ़ोन का, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इस कारण से हमको देखने में परेशानी हो रहा है। अब आइए, विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं। कह रहे कि चित्र में विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियां में आपको इनकी आकृति की कुछ समानताएं दिखाई देती है। तो कहता है कि इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, ये याद रखना है। मछलियों का शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय कहने का मतलब ये होता है कि वो धारा के अनुसार चलता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके। बिल्कुल, हम लोगों ने जब चैप्टर 5 पढ़ रहा था उसके अंतर्गत मछली के बारे में चर्चा किए हैं। तो आप अध्याय 5 नहीं देखें तब आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देख के आए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कम समझ में आएगा। कहता है कि उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। विचरण मतलब तैरना। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। सल्क याद रखने, जो इसको हम लोग नॉर्मली चोइयाँ बोलते हैं। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करता है। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। मछली के गिल क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करता है।
तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मछली से ये जानकारी एक नया मिला कि मछली में जो होता है गिल यानी कि क्लोम होता है और मछली क्लोम की सहायता से जल में श्वसन क्रिया करता है। बाकी मछली धारा रेखीय होता है, उसके ऊपर सल्क पाया जाता है और वो सुगम गति से चलता है। ये सभी की चर्चा हमने चैप्टर 5 में और भी विस्तार रूप से किया था। अब कहता है कि हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने की में सहायक होती है तथा ऊँट की संरचनाएं उनसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। कहता है हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में की ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। मतलब यहाँ तक में हमने ये समझा कि जो जीव जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के अनुसार वो ढल जाता है यानी कि बन जाता है। इसी से एक परिभाषा निकलता है अनुकूलन का। क्या कहलाता है? अनुकूलन। अनुकूलन क्या है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। अनुकूलन का मतलब सीधा सा है कि आप जहाँ पर जैसे जिस परिवेश में रहेंगे उस परिवेश के अनुसार वो क्या होता है तो अपने आप को ढाल लेता है। वो अपने आप को क्या करेगा? ढाल लेता है। ढाल लेने का मतलब ये है कि आप खुद नॉर्मली ये ध्यान दो कि कुछ समय पहले तक गर्मी था, गर्मी के बाद अब ठंड आ गई। 3 से 4 महीने का मौसम ठंड का रहेगा, 3 से 4 महीने गर्मी का रहता है, इस तरह से मौसम रहता है। तो आप देखते होंगे कि गर्मी में आते ही जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर वायुमंडल का बढ़ता जाता है आपकी बॉडी उसके अनुसार मेंटेन करना शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे ठंड आता है, ठंड में टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है हमारा बॉडी उसके अनुसार मेंटेन हो जाता है। तो ये सभी किसके कारण होता है? अनुकूलन के कारण ही होता है। जहाँ पर विशिष्ट संरचना और स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे और जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बना देता है उसको हम अनुकूलन कहते हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज़ वालों को ले जा कर के अंटार्कटिका में छोड़ दें तो वो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, और अंटार्कटिका वाला को हम वेस्ट इंडीज़ में ला कर के छोड़ दें, भूमध्य रेखा पर ला कर छोड़ दें तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अचानक अनुकूलित नहीं हो पाता है। अब आगे जो पॉइंट कह रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कहता है कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान यानी कि एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। ये सवाल है आपका, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। ये आपसे कथन में दे देगा सवाल कि क्या एक ही आवास में विभिन्न पौधे और जंतु रह सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ रह सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि किसी सजीव को रहने के लिए जो स्थान होता है वह क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। और सभी जीव जो है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर ही निर्भर होता है। कहता है स्थल यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण क्या है? स्थलीय आवास कौन कौन सा है? तो वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र है। कहता है कि जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल के में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। मतलब ये आप जानते हैं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो जल में रहेगा वो जलीय, जो स्थल पे रहेगा वो स्थलीय, ये आपको बताने की ज़रूरत अब नहीं है। कहता है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। ये याद रखना है, जैव और अजैव 2 प्रकार के घटक होते हैं। तो किसी भी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कोई पौधा या जंतु जो जैव घटक है, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के जैव घटक है, यही आपको याद रखना है। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा कैसा घटक है? तो अजैव घटक है। जैव और अजैव में आप इतना ध्यान रखो कि जैव घटक वो होगा जो सभी सजीव होगा,
क्या होगा, वो सभी पेड़ पौधे जंतु जो जीवित है वो जैव आवास के अंतर्गत आता है, और जो निर्जीव जंतु मतलब निर्जीव वस्तुओं का जो आवास होता है वह जैव घटक के नाम से जाना जाता है। और सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा क्या है, तो अजैव घटक है। आइए अब देखिए यहाँ पर कुछ एक बॉक्स में दिए रखा है कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति में श्वास लेना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, पहाड़ पर हमें तीव्र गति में श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है, हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाता है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। यानी कि पर्यानुकूलन और अनुकूलन दो अलग अलग है। अनुकूलन जो है वो बहुत समय के बाद होता है, ठीक है, मतलब आप निरंतर किसी जगह पर रह रहे हैं और रहते रहते कई सालों तक आप रह रहे हैं, तब जा कर के आस में जो परिवर्तन पूरी तरह से हो जाता है वो अनुकूलन कहलाता है। जबकि पर्यानुकूलन वो है जो पर्यावरण के अनुसार यानी कि समय के अनुसार आप मरुस्थल से पर्वत पे, पर्वत से मरुस्थल में आते जाते हैं, तो कुछ समय के लिए जो परिवर्तन होता है वो पर्यानुकूलन कहलाता है। अब एक क्रियाकलाप 2 में जो है अध्याय 4 में किए गए, देखिए हम लोग अध्याय 4 में जो पढ़ाई किए हैं उसी से संबंधित है कि अध्याय 4 में किए गए क्रियाकलाप 7 का स्मरण कीजिए। यानी कि अब आप जाइए चैप्टर 4 को पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे। हमने चैप्टर 4 में पढ़ाया था मक्का के बारे में कि मक्का जो है उसको रुई में बांध करके रख दो, मिट्टी में बांध करके रख दो तो वो कैसे अंकुरित होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से दोहराया गया है, तो हमें वो नहीं जानना है। अब कहता है, क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे जैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि सजीव के लिए क्या क्या चाहिए, तो वायु चाहिए, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ये सभी अजैव घटक सजीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब जितने भी अजैविक घटक है यानी कि जितने भी निर्जीव घटक है वो सजीवों के लिए ज़रूरत है। वास्तव में अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी वो सभी निर्जीव वस्तु या वो सभी अजैव घटक जो वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा के रूप में जाना जाता है वो सभी जैव घटक के लिए यानी कि सजीवों के लिए उपयोगी होता है। आगे आइए, कहते हैं कि हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो कहता है ये जीव हम इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट अवस्था को अपनाते हैं, अनुकूलन काम आता है। तो कहता है कि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, ये ध्यान रखना। अनुकूलन, पर्यानुकूलन ये दो अलग अलग है। पर्यानुकूलन जो हमने पढ़ा वो अल्पकालिक होता है, जबकि अनुकूलन जो है वो दीर्घकालिक होता है। तो कह रहा है कि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। अगर अनुकूलन हो रहा है और अनुकूलन के अनुसार अगर आप अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं तब आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाने का कारण है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। यानी कि आपको भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहना होगा। अब है विभिन्न आवासों की यात्रा, यानी कि हम कुछ आवास के बारे में जानेंगे। तो कुछ स्थलीय आवास है जिसमें मरुस्थल है। मरुस्थल क्या है? मरुस्थल के अजैव घटकों एवं मूठ के अनुकूलन के बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके लिए है वही बेहतर है। बिल में मरुस्थलीय जंतु, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जहाँ पर मरुस्थल होने के कारण वो ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो देखिए शायद चूहा दिख रहा है
और ये क्या है, केचुआ दिख रहा है, ठीक है, जो कि मरुस्थलीय जंतु है। समय के अनुसार ये वापस आएगा या फिर अंदर ही बैठा रहे। कहता है मरुस्थल में रहने वाले चूहा, सांप, ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। क्या कह रहा है, मरुस्थल में रहने वाले चूहा एवं सांप के ऊंट के जैसा लंबा पैर नहीं होता। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलता है। यानी कि चूहा, सांप, ये सभी जो है वो क्या करता है, ऊंट जैसा उसका लंबा लंबा पैर नहीं होता, और लंबा लंबा पैर नहीं होने के कारण उसको मरुस्थल की बालू जो होती है वो ज़्यादा गर्म लगता है, और गर्मी से बचने के लिए वो बिल के अंदर चला जाता है। और जैसे ही रात होने पर मरुस्थल में तापमान कम होता है, वो जंतु बाहर निकलता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आप समझ गए, ऊंट की लंबे पैर होने के कारण वो दिन में भी निकलता है, जबकि चूहा, बिल्ली, सांप जो मरुस्थल में रहता है वो रात के समय में अपना भोजन करता है। डायरेक्टली आपको यही याद रखना। अब यहाँ पर दिया है कि मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, तो उसके बारे में जाने। तो आपको कुछ नहीं, ये कैक्टस का नाम सिर्फ याद रखना है, कैक्टस यानी कि नागफनी, और कुछ नहीं याद रखना, प्रयोग आपको नहीं करना। मरुस्थल में कौन सा पौधा हो, तो कैक्टस के बारे में चर्चा किया गया। अब यहाँ देखते हैं, कहता है मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करता है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों या तो अनुपस्थित होते, ध्यान रखेंगे। ये जो सवाल है एनसीईआरटी का पूरी तरह से आपके एनडीए, यूपीएससी, बीपीएससी सभी जगह ये पूछा हुआ सवाल है। क्या है जो देखें, अगर आप कहेंगे तो हम एक क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में डालेंगे इसी से, ठीक है। कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन उसमें शायद आंसर टिक किया हुआ होगा, लेकिन आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम सेम टू सेम यहाँ से एक एक लाइन उसका जुड़ा हुआ सवाल दिखेगा। तो आइए देखते हैं, हम मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद वो कम्युनिटी में हम क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, आप उसको बनाएंगे, हमको आंसर बताएंगे। कहता है मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करता है। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है, बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटों का रूप ले लेता है, ये याद रखना है। मरुस्थलीय पौधे की जो पत्तियां होती है वो किस में परिवर्तित होता है, कांटा या सूल में। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हो वह वास्तव में इसका तना है। यानी कि नागफनी में जो आप पत्ता देखते हैं वह एक्चुअली में क्या है, तो वह तना है। ये जो आप नागफनी देख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली में ये पत्ता नहीं है, उसका तना है। कहता है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी मतलब मोम के गदगदा जैसा परत से ढका होता है। मोमी मतलब जो कांटा वाला होता है ना, उससे, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। यानी कि मरुस्थलीय पौधों के बारे में आपको अगर जानना है तो कौन कौन सी पॉइंट याद रखना है, तो सबसे पहले कि मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, यानी कि जल की मात्रा बहुत कम निकलती है। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां जो होती है या तो होती ही नहीं या बहुत छोटा होता है। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां जो है कांटा का रूप में परिवर्तित होता है। मरुस्थलीय पौधे की जो पत्ता है वो एक्चुअली में तना होता है। मरुस्थलीय पौधों में जो होता है जड़ें जल अवशोषण के लिए बहुत गहराई तक होता है। ये सभी क्या है, तो मरुस्थल से संबंधित पौधों की जानकारी है। अब आते हैं पर्वतीय क्षेत्र। कहता है ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जो आपको 6.6 में दर्शाया गया है। ये पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। कहता है यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपको ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु कि आपने ऐसे वृक्ष के अन्य क्षेत्रों में भी देखा। कहता है कि ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, तो वो जानना है। ये सभी जो है पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ पौधे, जैसे देखिए पहाड़ी याक, पहाड़ी तेंदुआ, याक तथा पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित है। यानी कि एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपसे ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन पर्वतीय आवास में अनुकूलित नहीं है। यहाँ से 3 दे देगा कि पहाड़ी तेंदुआ, याक, पहाड़ी बकरी, और 1 दे देगा गाय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जो रहने योग्य है वो पहाड़ी तेंदुआ है, याक है, पहाड़ी बकरी है, ये सभी है।
कह रहा है कि अब यहाँ पर नीचे ये यहाँ से कथन शुरू हो रहा है कि ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले पौधे का आकार कैसा होता है, तो शंकु के आकार का, टोपी के आकार का होता है। इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी यहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा एवं फर ठंड में उनका बचाव करता है। क्या जाना आपने? तो कहता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष होते हैं उसका आकार शंकु के आकार का होता है। उसकी पत्ती सुई की आकार की पतली होती है। साथ ही साथ वो कहा कि उसकी जो आकृति होती है वो अलग अलग तरीक़ों से बर्फ़ और जल से बचने के लिए वो इसकी आकृति शंक्वाकार और सुई के आकार की होती है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के जंतु होता है, पर्वतीय क्षेत्र की जंतु की त्वचा जो होती है वो मोटा होता है और उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा फर मतलब कि पंख निकला होता। पंख मतलब वो नहीं, रोआ जैसा जो होता है ऊनी के टाइप का वो फर निकला हुआ होता है। कह रहा है उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है शरीर का याक का जो है लंबे बाल से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसके ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित होता है। यानी कि पहाड़ी बकरी की मजबूत खुर जो होती है वो मजबूत होता है। याक का बाल लंबा होता है और साथ ही साथ तेंदुआ में फर पाया जाता है। क्लियर है? अब आता है हमारा घास स्थल। घास स्थल के बारे में क्या है? तो कहता है कि शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। कह रहे शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास में सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन से में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। मतलब शेर के बारे में यहाँ पर चर्चा किया है और शेर के बारे में ये कहा कि उसकी लंबी अगले पैर में नाखून होता है जो पाद उंगली को अंदर खींच करके वो उसको छिपा भी सकता है। शेर का कलर जो होता है मटमैला हल्का रंग का होता है जो सूखे मैदानों में वो छिप जाता है और उसकी आँख जो होता है वो सीधा होता है। ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाघ का जो शेर का जो आँख है वो चेहरे के सामने होता है या कहाँ होता है जो बताना है। तो चेहरे के सामने होता है। अब कह रहा है कि एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाता है की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देता है। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में घूमकर खतरा महसूस कर लेता है। मतलब हिरन के बारे में आपने क्या जाना कि जो हिरन है इसके मजबूत दांत होते हैं जो कठोर तना को चबाता है। हिरन जो है इसके पार्श्व में मतलब पीछे मतलब साइड में, पार्श्व नहीं साइड में दोनों ओर आँख होता है। इसका ये आँख देख सकते हैं, ये दोनों ओर हैं और इसके लंबे लंबे कान हैं जो ये इसका आँख जो है तीनों चारों तरफ मतलब 360 ये घूम करके चारों तरफ अपनी शिकारी के बारे में पता कर सकता है। तो ये भी सवाल सीटेट में डायरेक्ट पूछता है। अब कहता है कि हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में भी सहायता होता है। अब है कुछ जलीय आवास। जलीय आवास के बारे में देखें तो पहला हमारा समुद्र। कभी गए समुद्र घूमे हैं, देखे हैं कि नहीं? समुद्र कभी गए हैं कि नहीं बताइए ज़रा। गए हैं तो जल्दी से कमेंट में बताइए और कहाँ गए हैं जो बताएंगे, किस जगह पे कहाँ का समुद्र। ऐसा ना हो कि नाला को भी समुद्र समझ के नहा लिए हों और उसके बारे में भी बता दीजिएगा कि हम समुद्र में नहाए। नहीं, जो ओरिजिनल समुद्र है उसके बारे में बताना है।
आइए देखते हैं। कह रहा है समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकता है। मतलब मछली के बारे में तो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ा ही था। उसके अलावा और भी जो समुद्री जीव है उसकी भी शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ये एग्जाम्पल याद रखना है कि निम्न में से कौन सा जलीय जीव है जिसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। तो स्क्विड और ऑक्टोपस। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल क्लोम होता है। ये जलीय जीव की विशेषता। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। डॉल्फिन और जो ब्लू व्हेल है उसमें गिल यानी क्लोम नहीं होता है। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेता है। यानी कि डॉल्फिन और व्हेल जो है वो कैसे श्वास लेता है, तो नासा द्वार या बात छिद्र के द्वारा। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकता है। कौन, तो डॉल्फिन और व्हेल। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास अथवा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ये सभी आपका डॉल्फिन। यहाँ से 3-4 प्रश्न हैं। पहला क्या, तो सभी समुद्री जीव जो होता है उसके शरीर लगभग धारा रेखीय होते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। और उसके साथ साथ कह रहा है कि डॉल्फिन और व्हेल में गिल नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें नासा द्वार और बात छिद्र पाया जाता है। अब आगे आते हैं तालाब एवं झील। तालाब और झील के बारे में कभी आप गए ही होंगे, तालाब के बारे में देखे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है। करेक्ट, कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं। प्लवन मतलब तैरते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न है। ये देखिए, ये जो है पूरी तरह से जल में नीचे ज़मीन से सटा हुआ है, और ये जो है फिर सिर्फ पानी में है। तो कुछ पौधे जलीय जो होते हैं वो प्लवन यानी कि तैरता है। अब है इनमें से कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या कह रहा, स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करता है, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इसका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना। आप समझ गए क्या कहना चाह रहा है। स्थल पे पाए जाने वाला जो पेड़ पौधा होता है उसकी जड़ें ज़मीन में इसलिए होती है ताकि वो ज़मीन से मिट्टी और खनिज पोषक जड़ के माध्यम से पौधों तक पहुंचा सके। लेकिन जो जलीय जीव होता है जलीय पौधा होता है, जलीय पौधों की जो जड़ें होती है वो इतनी छोटी होती है और उसको जल में यानी कि ज़मीन में अंदर रहने की कोई शौक़ नहीं है। वो बस ज़मीन में इसलिए जाता है उसकी जड़ें जलीय पौधे की, ताकि वो ज़मीन में सटा रहे और वो इधर उधर भागे नहीं, जमाए रखने के लिए सिर्फ होता। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है। ध्यान रखना है कि जलीय पौधे की तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। जलीय पौधे की विशेषता हमने और क्या जाना, तो जलीय पौधे की जड़ें जो होती है बहुत छोटी होती है और इसका मुख्य काम होता है तलहटी में पौधे को जमाए रखना। जलीय पौधे की तना लंबा होता है। खोखला मतलब उसका जब खोखला मतलब खाली, ठीक है, पाइप के जैसा, और हल्का होता है। जलीय पौधे की जो तना होता है जल की सतह पर वृद्धि करता है। जलीय पौधे की पत्तियां और फूल जो है सतह पर प्लवन यानी कि तैरता रहता है। अब देखते, कहता है कि कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं, मतलब पूरी तरह से डूबा रहता है। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। मतलब वैसे पौधे जो पूरी तरह से जल में डूबा रहता है उसका सभी भाग जल में वृद्धि करता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ ऐसे भी भाग हैं जिसकी तना जो है वो जल की सतह पर वृद्धि करता है और पत्ती और फूल जो है तैरते हुए वृद्धि करता है। लेकिन ऐसा भी कह रहा है कि कुछ जलीय पौधा जो है पूरी तरह से डूबा रहता है और ये सभी के भाग जो है जल में वृद्धि करता है। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है।
कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इसके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होता है। अब यहाँ पर दे रहा है कि मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करता है। पश्चपाद का मतलब होता है अगला पैर। इसके पश्चपाद में जलयुक्त पादुंगलियां होती है, जो उन्हें तैरने में भी सहायता करता है। ये मेढक के बारे में है कि ये मेढक उभयचर होता है, जल और स्थल दोनों में होता है। अब कह रहे हैं हमारे आसपास के जीव, उसके बारे में चर्चा करना है। तो चर्चा करने के उपरांत ये कहता है कि आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सांप, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल और वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई को मौस कहते हैं, वन में पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण। ये सभी कहाँ पाया जाता है? वन में पाया जाता है। अब कह रहा है इनमें कौन सा जीव है, इसके बारे में आपको पता करना है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, कह रहा है पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है। मतलब कंप्लीट नॉनसेंस एक किताब का नाम है, उसके लेखक कौन है? तो एडवर्ड लियर, ठीक है। और पहेली कौन है? तो पहेली एनसीईआरटी की एक कैरेक्टर है, उसमें ये पूरी लिखी हुई है। आपको पहेली की पहेली नहीं बूझनी है, बस आप आगे बढ़ते रहो और बढ़ते बढ़ते आप कहाँ चलोगे। अब कह रहा है क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसके बारे में हमने अध्याय 1 में ही जाना है, तब इसके लिए अब आपको अध्याय 1 जाके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी को आप पढ़िए और पढ़ते हुए सबका अपना नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाए और दूसरी बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका नोट्स देखने का ज़रूरत पड़े। एक काम करना, नोट्स में ना मेरा नाम लिख देना, ठीक है, ताकि कोई यार दोस्त भी देखे तो पूछे कि कहाँ से बनाया, तो कम से कम इसी बहाने मेरा नाम तो लेगा ना। आप भी लेंगे ना? क्या बोले? सही बोले ना? ये क्या पता आप कहाँ से बनाए ये भूल जाएं, तो चैनल का नाम लिख लीजिएगा, ज्ञान फॉर एग्ज़ाम। कौन पढ़ाए हैं? तो अमरजीत सर पढ़ाए हैं, ठीक है। तो हमको भी अच्छा लगेगा, और बनाने के बाद ना हमको एक फ़ोटो खींच के भेजिएगा, तो हम भी सबको दिखाएंगे कि हाँ देखिए आप कितना मेहनत करते हैं। बात समझ गए? ठीक है। तो जितना भी नोट्स बनाइएगा वो सबका हमको फ़ोटो खींच के भेजिएगा, उसमें अपना नाम, अपना जो भी कुछ डिटेल लिखना होगा वो लिखिएगा। हम आपके फ़ोटो को, नोट्स को कम्युनिटी में और भी ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि लोग भी प्रेरित होंगे, आपको एक आइडियल मानेंगे कि हाँ इस आदमी ने ऐसा बनाया है तो हम भी ऐसा बनाएंगे, और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा सर उसके नोट्स को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, मतलब कम्युनिटी में लगा रहे हैं, तो वो भी बना करके हमको भेजेंगे, और भेजेंगे तो उनका भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और उनका मोटिवेशन बढ़ेगा तो इसी बहाने क्या होगा, उनका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। बात समझ गए? तो आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या करें कि क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो अध्याय 1 में कहता है कि अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये सारा चीज़ जो है हमने पहले भी पढ़ा है अध्याय 1 में, कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए आपको भोजन की ज़रूरत पड़ती है। पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और बाकी जो जंतु है वो पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर होता है। पॉइंट कर रहा है कि क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? तो बिल्कुल होती है। आप बचपन में जो कपड़ा पहनते, बाद में आपको वो कपड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप बढ़ गए। कपड़ा बड़ा या छोटा नहीं होता, हमारा शरीर बढ़ जाता है, इस कारण से वो बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है।
बस यहाँ से सिर्फ यही मुर्गी अंडा का सब कुछ एक उदाहरण दिया, अपना उदाहरण दिया है कि बच्चा जन्म लिया, बैठा गुड़ का, इस तरह से अंडा जो है वो अंडा फटा, मुर्गी चूजा बन गया, इस तरह से। तो वहीं पर एक पॉइंट निकला कि वृद्धि सभी सजीवों में होती है, जितने भी सजीव होता है, चाहे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, सभी में वृद्धि होता है। करें क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं, इसके बारे में जानना है। तो करें क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु का ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। हम जब ऑक्सीजन ले लेते हैं तो करीब 16.4% जो है ऑक्सीजन हम बाहर कर देते, करीब 4 से 5% जो है हम यूज करते, बाकी सब बाहर हो जाता है। वही 4% हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और वही 4% कार्बन डाइऑक्साइड में टूट करके बाहर निकल जाता है। करें कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेषण कीजिए और उसके बाद मतलब वही कहता है श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। मतलब आप जो खाना खाते हैं उस खाना को पचाने और पूरी तरह से उसको आपके लिए लाभकारी बनाने के लिए आपको श्वसन की ज़रूरत होती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, याद रखेंगे, केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली के गिल होते हैं जिसकी सहायता से वह जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं, इसके बारे में जानना है। तो कह रहे हैं पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पौधे में श्वसन किसके माध्यम से, तो गैस का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायु से निष्कासित कर देता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है और ऑक्सीजन का उपयोग पत्ती करता है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये लाइन याद रखेंगे कि पौधे जो है प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन को बनाने में करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या कह रहा है कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा होती है पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग किए गए ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मतलब पौधों को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो जितना ऑक्सीजन ग्रहण करता है उससे कहीं अधिक भोजन बनाने के बाद वो ऑक्सीजन को वापस करता है और वही ऑक्सीजन फिर हम उपयोग करते हैं। अब कह रहे हैं कि क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। उद्दीपन के प्रति है, मतलब उद्दीपन वो होता है कि जब आप कभी किसी चीज़ को अनुभव करते हैं अचानक, ठीक है, मतलब आपके घर में कोई खाना बन रहा हो, दूर से ही आपको पता चल जाता है कि ओ अच्छा खुशबू आ रहा, चिकन बन रहा है, खीर बन रहा है, पनीर बन रहा है, पुलाव बन रहा है। तो ये दूर से ही जिस चीज़ को हम भाप लेते हैं या अचानक हम किसी चीज़ की अनुक्रिया करते हैं वो क्या है, वो हम अनुक्रिया के रूप में जानते हैं, उद्दीपन के रूप में जानते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों में प्रति अनुक्रिया करते हैं तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन समझिए, कभी कभी आप देखे होंगे कभी आपको कांटा चुभ गया, कांटा जैसे चुभता आप वैसे अपने हाथ को खींचते, आप तवा पे कुछ बन रहा, कोई सब्जी आग के पास गया, आपका हाथ जला, आप तुरंत उसको खींचते हैं, तो ये क्या होता है, उद्दीपन कहलाता है। कहता है कि क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो कुछ पौधों में पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधों में पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाता है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण है। यह सभी क्या है, यानी कि पौधों में भी उद्दीपन होता है। अब आगे आते हैं। अब देखिए ये जो है सूर्य के प्रकाश को देखते ही जो पौधा जिधर है उसका सूर्य के प्रकाश जिधर आ रहा है उधर की ओर मुड़ गया है।
है ना। तो ये उद्दीपन की क्रिया। कहता है सभी सजीव वस्तु अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। अब है सजीवों में उत्सर्जन। कह रहे हैं कि सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। क्या कह रहा है कि आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कह रहा है कि सभी सजीव भोजन करता है और जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आप जो कुछ भी खाते हैं सॉरी, उसका हमारा शरीर में पूरा उपयोग नहीं होता। कुछ जो होता है वो कुछ ही भाग हमारे शरीर में उपयोग होता है, बाकी शेष भाग जो होता है वो अपशिष्ट के रूप में बाहर आ जाता है। तो कहता है कि विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी सजीवों में उत्सर्जन जो है वो इस प्रकार होगा कि आप जो कुछ भी भोजन प्राप्त करते हैं उसका कुछ मात्रा उपयोग करने के बाद अन्य सभी मात्रा को अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निष्कासन कर देना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उसी प्रकार कह रहा है कि क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है, तो हाँ, पौधे में भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है, यानी कि सभी सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होता है। बात समझ गए कि उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। ठीक है। अब कहता है क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन के बारे में तो कहता है क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ यानी कि घोंसले देखे। वे नीड़ में अंडे देते हैं, यानी कि कबूतर या पक्षी जो होता है वो घोंसले में अंडा देता है। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, मतलब टूटते हैं उसके बाद। कहते हैं पक्षी अंडे देते हैं जिनके प्रस्फुटन द्वारा नवजात उत्पन्न होते हैं। यह पिक्चर में आपको दिखाया गया है इस तरह से। कहता है जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते, कुछ जंतु शिशु को डायरेक्ट जन्म देते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ बच्चे देने वाले जंतु के हैं वो आप जानते हैं। कहते हैं पौधे भी प्रजनन करते हैं। तो जंतु की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। ये आपका पौधे का अंकुरन की कार्य। इसके अलावा कह रहा है कि कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भाग, ध्यान रखना है कायिक परिवर्धन जिसको कहते हैं, कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग में नया पौधा बनता है, यानी कि आलू के कलिका से जो नया पौधा बन रहा है ये सभी जो है किसके कारण, तो कायिक परिवर्धन के कारण होता है। अब आगे देखते हैं आलू में जो हो गया, क्या हो गया कि आलू के जो कलिका होता है वो नए भाग बनता है, यानी कि कायिक परिवर्तन होता है। कहता है पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। कलम का मतलब लिखने वाला नहीं, उसके टहनियों को काट करके अलग कर देता है, मिट्टी वगैरह से बांध करके फिर किया जाता है। कहता है गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए। धड़ कलम मतलब वही काट करके। कहता है सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब चैप्टर है क्या सभी सजीव गति करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़े थे, तो अध्याय 5 जाकर के आप देखिए। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधे के अन्य प्रकार की गति भी देखी है। पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आपको याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं की गति को भी आग मतलब कागज का टुकड़ा लेकर के बादल ये सभी का उदाहरण है ना। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है। तो कह रहा है प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत सजीवों के लिए एक समान लक्षण है, चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है।
मतलब सीधा सा इसका कहने का अर्थ ये है कि सजीव जो है वो मरता रहेगा, जिंदा होता रहेगा, लेकिन उसकी वंश जो है सदस्यों का प्रजनन होता रहता है और वो अपनी जनसंख्या को बनाए रखता है। कह रहे हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रति, क्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। ये सारी क्रिया एक जीव में, सजीव में होता है। अब यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। इसके बाद आता है फिर जीवन क्या है। कहता है कि गेहूं के बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या तो कह सकता है कि का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। मतलब ये आपके लिए नहीं, बच्चों को समझाने के लिए कि जीवन सुंदर। अब यहाँ पर हमने जो आज पढ़ा उसके कुछ शब्द हैं। अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन, ये सभी। इसके बाद अब हम जानेंगे सारांश। सारांश के अंतर्गत जो ऊपर में जो कुछ पढ़े उसके बारे में कुछ जानकारी। कहता है किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाता है अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है, यानी आवास दो प्रकार का। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्मजीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पौधा, जंतु और सूक्ष्मजीव संयुक्त रूप से जैव घटक है। कहता है चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उनमें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि, गति ये सभी करता है। अब यहाँ पर आपके सवाल हैं जिसको आप बनाइएगा फुर्सत में, और यहाँ पर ये सभी आपका, और यहाँ पर एक सवाल है जिसके बारे में आप हमें कमेंट में आंसर बताइए। कहा है इसका नाम और आवास क्या है, यानी कि ये क्या है और इस कहाँ रहता है, इसके बारे में आप आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट में करेंगे। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अगले क्लास में कल संडे है, कल आपको कम से कम 2 वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, 7 और 8 चैप्टर। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, और फिर से वही कहेंगे जाते जाते कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हमने पहले भी कारण बताया है कि हमारा जो यूट्यूब था चैनल था वो आपके 8 से 9 महीने, पिछले 8-9 महीने से बंद था। लगभग वही फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च से जो हमने बंद किया चैनल, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह ये वो चल रहा था ज्वाइनिंग के लिए, इस प्रोसेस में। और जब ज्वाइनिंग हुआ तो उसके बाद रूम्स वगैरह नहीं थे, क्वार्टर नहीं थे, तो इस कारण से प्रॉब्लम हो रहा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप जाके कुछ और पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।